वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने बताया था कि व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने डिस्कस किया था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स that was the main challenge in front of India after independence। अब आज का जो टॉपिक है वो यही है, एलॉबरेट करके पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। हिंदुस्तान which was comprised of more than 560 princely states, तो उन सबको ये पूरी जितनी भी princely states थी उनकी रीग्रुपिंग, that was the big challenge, that was the big problem in front of India, in front of Indian National Congress who was leading party and in front of Pandit Jawaharlal Nehru। अब हिंदुस्तान जो है कैसे इसको हम शेप दे दें, ये जो स्टेट्स 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको किस तरीके से यूनाइट करके रखें, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे वर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसेस, और उन प्रिंसेस को मोटिवेट करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन प्रिंसेस को मोटिवेट करना कि आप हमारे साथ रहिए, आप इसी के झंडे के तले रहिए, इट वाज नॉट इजी टास्क, इट वाज नॉट इजी टू टेक देम इन गुड फेथ एंड एक्सीड। उनके साथ एक्सेशन करना, इल्हाक करना ये कोई छोटी बात भी नहीं थी और कोई छोटा मामला भी नहीं था। तो मैं सबसे पहले नाम दोहराना चाहूंगी आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर थे, उनका रोल ही वैसा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस वक्त हिंदुस्तान के। तो उसके साथ ही जो सरदार पटेल, विल्लभ भाई पटेल की हम बात करेंगे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो उन्होंने he regrouped the states with his untiring efforts। उन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की इन स्टेट्स को रिग्रुप करने के लिए, फिर से दोबारा इनको मिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा दिए, हद से ज्यादा कोशिश की। तो अब जो कुछ स्टेट्स थी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगी आपसे, एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ हुआ था, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद हुआ था, या एक्सेशन ऑफ मणिपुर, एक्सेशन ऑफ पौंडीचेरी, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। इन स्टेट्स के साथ या यूनियन टेरिटरीज जो आजकल प्रेजेंटली है, इनके साथ जो एक्सेशन हुआ, इनमें देखिए कुछ, जब हम बात करेंगे जूनागढ़ की, जिनको गुजरात कहा जाता है आजकल, जिसकी कैपिटल अहमदाबाद है, तो ये इस तरह से हैदराबाद की मैं बात करूंगी, हैदराबाद जो कि कैपिटल आंध्र प्रदेश की है। तो इन स्टेट्स के साथ, इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक्सेशन करना या मणिपुर के साथ, ये कोई मामूली बात नहीं थी। खासकर हैदराबाद की जब हम बात करेंगे, जो कि निजाम के अंडर थी ये स्टेट, और जो दिल से चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे। तो इस स्टेट के साथ उन्होंने कितने एफर्ट्स लगा दिए कि नहीं, इनको कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के दिल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और फाइनली इनको सरेंडर करना पड़ा 17 सितंबर 1948 को, और उसके बाद उन्होंने एक्सेशन किया। बहुत ज्यादा उनके साथ इख्तिलाफात हुए थे, बहुत ही ज्यादा हालात बिगड़ गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम के। और फाइनली हैदराबाद में जो निजाम की फौज थी वो हिंदुस्तान की फौज के साथ लड़ी भी, और लास्ट पे फिर उन्होंने सरेंडर किया 1948 को, सितंबर 1948 को, और उसके बाद ही मर्ज हो गया हैदराबाद हिंदुस्तान के साथ। तो ये कोई मामूली बात नहीं था इन स्टेट्स को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना। या जब हम जूनागढ़ की बात करते हैं, वहां का जो प्रिंस था वो चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन जनता चाहती थी कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहे। तो ये जो कुछ स्टेट्स थी, आप पौंडीचेरी, गोवा की मैं बात करूंगी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली की मैं बात करूंगी, ये these states and union territories mostly they were under the control of French and Portuguese। ये पुर्तगाल के अंडर थी या फ्रेंच की कॉलोनीज थी। इनको फिर से आजाद करना, इनको दर्जा देना, इनको फिर मर्ज करना, इनकी रीग्रुपिंग करना, ये कोई छोटा मामला नहीं था। तो इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि स्टेट्स को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया, किस तरह से बनी ये स्टेट्स और किस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बनी। तो जो कि मैंने अभी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, he regrouped these states with his untied efforts।
कश्मीर एक्सेशन की मैं बात करूंगी, इसी के साथ कश्मीर का भी एक्सेशन हुआ, वो भी एक पार्ट बन गया हिंदुस्तान का, वो भी एक स्टेट बन गई हिंदुस्तान की। तो ये सारी की सारी, हालांकि हिंदुस्तान की उन स्टेट्स में कश्मीर जो है वो इनमें नहीं आता है, वो अलग से एक स्टेट थी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, ना तो हिंदुस्तान के ना पाकिस्तान के, वो इंडिपेंडेंट थे। फिर किस तरह से वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने? तो इन सबों स्टेट्स को एक ही मुल्क के तले, एक ही झंडे के तले फिर से इनको आबाद करना, यूनाइट करके रखना, ये एक बहुत बड़ा मसला था उस वक्त की सरकार के सामने। तो डिमांड फॉर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, agitation for creation of states started with Telangana movement in 1953. अब धीरे धीरे क्या हो जाता है कि एक रिपोर्ट आ जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते ही थे कि हिंदुस्तान जो है जब इसको एक स्टेट बनाया जाए तो ये एक कामयाब स्टेट बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने इनफैक्ट ये कहा था, उनका एक रिपोर्ट आया था, here it becomes most desirable for the provinces to be regrouped on linguistic basis. Language as a rule corresponds with a special variety of culture, traditions and literature. उनकी एक रिपोर्ट आई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि हमें लग रहा है कि हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, लेकिन अब किस तरीके से हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे? लैंग्वेज की बुनियाद पे स्टेट को बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एरियाज है वो पंजाबी स्पीकिंग है, तो उनको अलग से एक स्टेट बना दो, और वो पंजाबी स्पीकिंग पीपल जो है वो एक ही स्टेट में रहेंगे। इसी तरह से कुछ तेलुगु बोलने वाले हैं, उनको अलग से जितने भी एरियाज आते हैं वो सारे एरियाज मिला के एक स्टेट बना दो। तो लैंग्वेज की बुनियाद पे, चूंकि उनका अपना कल्चर होगा, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, अपने ट्रेडिशंस, अपना लिटरेचर होगा, तो उस तरीके से हम इनको अलग अलग यूनिट्स में यूनाइट करके रखेंगे और वो अपने कल्चर को प्रिजर्व अपने हिसाब से करेंगे, उनको उस तरीके से इंडिपेंडेंस देंगे, राइट्स देंगे कि एक तो वो उस यूनिट में रहेंगे, उस स्टेट में रहेंगे और अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस वो चलते रहेंगे, उसके साथ स्टेट उनको उतनी इंडिपेंडेंस देगी। तो ये फिर इन्होंने जब कहा तो स्टेट्स ने भी शुरुआत की कि नहीं, हमें अब अलग होना है और हमें अलग से अपनी स्टेट्स बनानी है जबान की बुनियाद पे। अब पूरे हिंदुस्तान में एजुटेशन स्टार्ट हुआ, और एजुटेशन जब स्टार्ट हुआ, ये तेलंगाना मूवमेंट, सबसे पहली तेलंगाना मूवमेंट जो है आंध्र प्रदेश में 1953 में आंध्र प्रदेश कारू की गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहली स्टेट। आज चूंकि जब इनको लगा कि हर जगह से आवाजें बुलंद हो रही है कि हमें अलग से स्टेट का दर्जा दीजिए जबान की बुनियाद पे, हम अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हमें अलग से एक स्टेट बनाइए, स्टेट्स को आप बनाइए लेकिन जबान की बुनियाद पे बनाइए। तो उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू अपॉइंटेड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। याद रखिएगा बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में ऑर्डर निकाला, एक कमीशन अपॉइंट की कि इसको हम काम सौंपते हैं कि स्टेट्स को ये बना ले, नए तरीके से जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करें। स्टेट्स देख ले, ये इलाकों को देख ले, किस इलाके में कौन सी जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है, और अगर वहां 80% लोग पंजाबी बोलते हैं तो बस उसको अलग से एक स्टेट बना दो। अगर ये नहीं जरूरी है कि 100% वहां की वही लैंग्वेज हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसी हिसाब से उस स्टेट की लैंग्वेज को वहां पे दर्जा दिया जाएगा। तो इन्होंने कमीशन जब बिठा दी 1952 में, उसके जो हेड थे उस वक्त हेडेड बाय फजिल अली। वो कौन थे? फजिल अली। हालांकि उनके साथ और भी कुछ मेंबर्स थे, जैसे पानीकर है, हृदय मैथ है, कंजरू है, दे वर आल्सो द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। और कमीशन ने उसके बाद नेचुरली जब किसी कमीशन को काम सौंपा जाता है तो वो अपना रिपोर्ट तैयार करती है। कमीशन को 4 साल लगे, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सर्वे किया, पूरी हर जगह देखी, कहाँ क्या लोग चाहते हैं, कहाँ कौन सी डिमांड है, किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज सरपरस्त है, किस स्टेट को कैसे दर्जा दिया जाएगा, कहाँ क्या बुनियाद बाउंड्री कैसे खींची जाएगी। ये सारी चीजें इन्होंने 4 सालों में देख ली और फाइनली इन्होंने अपना ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया। और जब इन्होंने ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया तो नेचुरली पार्लियामेंट के पास अपना ड्राफ्ट भेज दिया। किसने? कमीशन ने रिपोर्ट अपनी तैयार करके कहां
बनी, कितनी? 14 स्टेट्स अलोंग विद 6 यूनियन टेरिटरीज। अब ये किस तरीके से बनी, किस बुनियाद पे बनी? लैंग्वेज की बुनियाद पे। अब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, स्टेट्स जो बनी नए सिरे से बनी, किस बुनियाद पे बनी? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और सबसे पहले 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज है। जब हम प्रेजेंटली देखते हैं, आज की हम बात करेंगे, प्रेजेंटली वी आर हैविंग हाउ मेनी स्टेट्स? 28 एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि 29 थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा वापस लेके लद्दाख को अलग से यूटी और जम्मू एंड कश्मीर को अलग से यूटी बनाया गया, तो इस तरह से यहाँ पे यूटीज का दर्जा एनहांस हुआ। तो क्योंकि अभी ये चैप्टर हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसको इंशाल्लाह कल भी हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे फिर किस तरीके से कौन सी स्टेट कब बनी।